हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पंचायती राज सिस्टम को फिनिश करने वाले हैं। पंचायती राज सिस्टम का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चरों में हमने पंचायती राज सिस्टम का हिस्ट्री देखा कि कैसे पंचायती राज सिस्टम अस्तित्व में आई, संविधान में उनका क्या स्थान था और कुछ आर्टिकल्स। इसी क्रम में आज हम पंचायती राज टॉपिक को फिनिश करते हैं और साथ में आज ही हम पंचायती राज टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक की क्लास में हम आर्टिकल 243 H तक डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 243 I, जिसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखिए, जो वित्त आयोग का गठन किया गया है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 ईयर है ना कि ये 52 ईयर। तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा बाय दी गवर्नर। ठीक। अ फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर एवरी 5 ईयर। तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसी बात 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में की गई थी, जिसमें एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, यानी 5 मेंबर बॉडी होगी ये फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। जो वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य हैं हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी आप समझेंगे कि जो वित्त आयोग का गठन है वो करेगा तो राज्यपाल, लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करना, उनकी देखरेख करना। ये 243 I में कहा गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 243 J, जिसमें पंचायतों के लेखा परीक्षण की बात की गई है, यानी ऑडिट ऑफ पंचायत की बात की गई है। तो इसमें ध्यान रखेंगे पंचायतों का जो लेखा परीक्षण होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? बाय स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट आर्टिकल है 243 K, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है, इलेक्शन फॉर दी पंचायत। देखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है? जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन किस किस के कराता है? तो इंडिया में ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के भी इलेक्शन कराता है। इसके अलावा ये विधानसभा और विधान परिषद के भी चुनाव कराता है। तो हमारे पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? तो वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी विधानसभा या विधान परिषद के इलेक्शन नहीं कराता है, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद स्टेट के लेवल पर होती हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इन्हीं का इलेक्शन कराएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का मुख्य काम है पंचायतों का चुनाव कराना और नगर पालिकाओं का चुनाव कराना। सो ये किस आर्टिकल में व्यवस्था की गई है? 243 K में क्या कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। सो लिखा है देयर शैल बी अ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ ईच स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। प्रत्येक राज्य का एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नहीं सिंगल मेंबर बॉडी होती है ये, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सो की पॉइंट क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? इसका मुख्य कार्य क्या है? पंचायतों के लिए चुनाव कराना। और दूसरा, इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, और इसमें एक मेंबर होता है जिसको हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। तो 243 के यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 243 M, जिसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में भाग 9 का लागू ना होना, यानी जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो हमारे भारत के कुछ राज्यों में लागू नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 M, द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 पंचायत नॉट अप्लाई ऑफ सर्टेन स्टेट एंड टेरिटरीज। अब वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला तो जो हमारा आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 में अनुसूचित क्षेत्र और क्लॉज 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र हैं, यानी जो शेड्यूल एरियाज इन क्लॉज 1 एंड द ट्राइबल एरियाज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 इन अंडर आर्टिकल 244। तो जितने भी 244 में अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल एरियाज हैं और ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों में भी ये लागू नहीं होता है, इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। इसके अलावा मणिपुर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पर जिला परिषद विद्यमान है, वहां पर भी इनके पार्ट 9 जो है वो हमारा लागू नहीं होगा। तो द हिली एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स।
तो आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर के वैसे क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर जिला परिषद है, वहाँ पर भी भागनो लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर जो दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद स्थापित है, वहाँ पर भी भागनो लागू नहीं होता है। तो द हिली एरियाज ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, तो वहां पर भी क्या नहीं होगा, भागनो लागू नहीं होगा। तो हम क्या क्या चाहते हैं, 243 एम ये बताता है कि किन किन राज्यों में भागनो लागू नहीं होगा। और लास्ट आर्टिकल है 243 ओ, ये कहता है द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स हैज बीन केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स, जो न्यायालयों के हस्तक्षेप को निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर रखा गया है। यानी कि पंचायतों से रिलेटेड जो भी इलेक्शन संबंधी मामले होंगे, उन पर न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सो आप याद करेंगे, जब हमने पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया था, तो ये आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है और जाता है 243 ओ तक। तो बेसिकली हम 243 ओ को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आर्टिकल वाइज हमारा पंचायती राज का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ग्राम पंचायत क्या होती है, जिला परिषद क्या होती है, इनको हम डिस्कस और कर लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत क्या है? इसकी संरचना, एक तो ये पंचायती राज सिस्टम का प्राइमरी और बेसिक यूनिट माना जाता है। प्राथमिक और आधारभूत इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई अगर कोई है पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, तो वो ग्राम पंचायत ही है। ग्राम पंचायत कहाँ पर गठित होगी? तो जहाँ या जिस 1000 से अधिक की आबादी पर ये निर्मित होती है, यानी फॉर्म्ड फॉर एरियाज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1000, यानी जहाँ या जिन गांवों में 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, वहीं पर ग्राम पंचायत होगी। दूसरा, जो ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होता है वो सरपंच कहलाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने का तात्पर्य है कि इसमें जनता डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हो। सो जो हमारा सरपंच होता है, यानी ग्राम पंचायत का हेड होता है, वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा एक ग्राम पंचायत में मिनिमम वार्ड, न्यूनतम वार्ड कितने हो सकते हैं? 10, और अधिकतम वार्ड कितने होंगे? 20। और इन सभी वार्डों में जो जनसंख्या होगी बिल्कुल एक समान होगी, तो ऑल वार्ड हैव द सेम पॉपुलेशन। इसके अलावा जो प्रत्येक वार्ड का एक निर्वाचित प्रतिनिधि हो, यानी मान लीजिए किसी गांव में 15 या ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं, तो उस 15 वार्ड से हर एक वार्ड से जो व्यक्ति खड़ा होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, उसको हम पंच कहते हैं। ठीक है, तो पंच क्या है? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच वार्ड इज कॉल्ड पंच। अब इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको ये सचिव जी बैठे दिख रहे हैं, तो सचिव कौन होता है? तो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और द विलेज पंचायत हु इज कॉल्ड पंचायत सेक्रेटरी। एक शासकीय कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत या सरकार के द्वारा की जाती है, उसी को हम पंचायत सचिव कहते हैं, जो क्या करता है? जो हेल्प करता है सरपंच की या पंच की। So, अब नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत बोलते हैं उसको हम, एरिया पंचायत समिति या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसका स्ट्रक्चर संरचना क्या है? तो देखिए, ये 5000 से अधिक की आबादी पर ये गठित होती है। इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज फॉर्म्ड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000। अब ध्यान रखिए, जो जनपद पंचायत हैं, इनके सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम सभा क्या होती है? तो याद करो, 243 ए में हमने ग्राम सभा को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। जनपद पंचायतों में न्यूनतम वार्ड होंगे 10 और अधिकतम होंगे 25। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत है आर डिवाइडेड इनटू मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 25 वार्ड। अपने ही सदस्यों में से ये अध्यक्ष को चुनते हैं। दे इलेक्ट द चेयरमैन फ्रॉम अमंग देयर ओन मेंबर्स, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और समय से पूर्व ही भंग अगर ये हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। इट्स टर्म इज 5 ईयर एंड इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन सो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। तो ये क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत है। ठीक है, इसको हम पंचायत समिति भी बोलते हैं। अब हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद या जिला पंचायत। इसको हम ध्यान रखेंगे ब्लॉक पंचायत भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मंडल स्तर पर होती है, यानी इंटरमीडिएट लेवल पर होती है। अब जिला परिषद क्या होती है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो है, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे बड़ा निकाय है, यानी हम कहेंगे ये लार्जेस्ट बॉडी है। तो पंचायती राज सिस्टम की सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट बॉडी मानी जाएगी ग्राम पंचायत, और सबसे लार्जेस्ट बॉडी जो मानी जाएगी वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसमें जनसंख्या 50,000 तक होती है, यानी पॉपुलेशन अप टू 50,000। अब जिला पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड हो सकते हैं और मैक्सिमम 35, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिवाइडेड इनटू अ मिनिमम ऑफ 10 एंड मैक्सिमम ऑफ 35 वार्ड। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होता है। तो देखिए, द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड while द चेयरमैन इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। और ध्यान रखेंगे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये जिलाधिकारी द्वारा निश्चित की जाती है। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख लोकसभा के सांसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। द हेड ऑफ ऑल पंचायत समिति ऑफ डिस्ट्रिक्ट लोकसभा एमपी एंड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर इट्स मेंबर। ध्यान रखिएगा, जिला परिषद का कौन कौन मेंबर हो सकता है, तो सभी पंचायत समिति जिले की, लोकसभा के सभी सांसद और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य, जिसको एमएलए हम बोलते हैं, वो इनके सदस्य ऑटोमेटिक कहलाएंगे। और अगर हम इसका टेन्योर देखते हैं तो ये 5 ईयर है। और इन केस ऑफ प्री मेच्योर डिसोल्यूशन इट इज मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन विद इन 6 मंथ। सेम वही कि अगर इसका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष है, लेकिन यदि समय के पूर्व ये विकटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर हमें इसके इलेक्शन कराना होंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में सारे पॉइंट देख लिए कि इनका कंपोजिशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या है इनका, कितने मिनिमम वार्ड और कितने मैक्सिमम वार्ड होते हैं, इनका टेन्योर क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा पंचायती राज सिस्टम टॉपिक वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए हैं जिन पर पंचायतें काम करती हैं, वो 29 विषयों की ये लिस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे जिनमें कृषि एवं कृषि विस्तार, भू सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, जो सामाजिक वानिकी है, सोशल फॉरेस्ट्री है, इसके अलावा लघु वानिकी उत्पाद, खाद्य, ग्रामीण खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़क, पुलिया, सेतु, जलमार्ग, इसके अलावा विद्युत वितरण, ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इसके अलावा प्राथमिक एवं सेकेंडरी स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, बाजार मेले, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, चिकित्सालय, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास। तो आप एक नज़र में ये सारे 29 काम है जो हैं वो पंचायत के आप देख लेंगे, जो 11वीं अनुसूची में मेंशन है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो अभी हमने देखा था कि पंचायतों के निर्वाचन हेतु जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे हम बताना है कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है। ऑप्शन है द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, द डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश और द इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। थर्ड क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है। तो देखिए, पंचायती राज सिस्टम जो है वो राज्य सूची का विषय है, यानी स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। अगला है, पंचायत चुनाव होते हैं, द इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर। प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में या सरकार की इच्छा के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष में, एवरी 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द पंचायत। पहला, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये राइट है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। अगला है, संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है, यानी कि नगर पालिका के लिए, ना कि पंचायतों के लिए। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्राम सभा का अभिप्राय है, यानी ग्राम सभा मीन क्या है। ग्राम सभा का मीन तो हम 243 में पढ़े हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। तो एक गांव जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित है और जहाँ के जितने भी मेंबर जो कि मतदाता सूची में शामिल है वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, उन्हीं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। सो अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो देखिए, एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ये गलत हो जाएगा। जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ये भी गलत है। ग्राम स्तर के पंचायत के क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, हमें बताना है विच इज नॉट करेक्ट। तो पहला कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। 1/10 quorum इज एसेंशियल फॉर द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। द प्रेजेंस ऑफ 1/3 वुमेन इज एसेंशियल फॉर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं। सरपंच एंड पंच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर quorum। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठकें स्थगित की जाती हैं। द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा कैन बी एडजर्न इन द एब्सेंस ऑफ द quorum। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। quorum इज एसेंशियल फॉर एडजर्न मीटिंग। इसके अलावा स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। द बजट कैन बी पास्ड इन द एडजर्न मीटिंग वेयर quorum इज नॉट प्रेजेंट। इसके अलावा स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है।
द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी पास्ड इन द एडजर्न मीटिंग वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट। और लास्ट है, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो यदि सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। यानी सरपंच कैन बी डिसमिस्ड इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन 5 सब्सिक्वेंट मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना कि कौन-कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो देखिए, आप सबसे पहले 5th नंबर का स्टेटमेंट पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है कि स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे छठवां, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता है। और इसके बाद लास्ट देखेंगे, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी लेखा संप्रेक्षण, ये तीनों ही के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। सो ये तीनों स्टेटमेंट जहां मिलेंगे वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट इसमें 1 2 5 ये सही है। 3 4 ये भी गलत है। 4 7 8 इसमें 5 6 और 7 ये हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? इसमें पूछा है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने पहले स्टेटमेंट देखेंगे कि विकास में जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, राजनीतिक जवाबदेही, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और वित्तीय संग्रह यानी कि जो फाइनेंशियल मोबालाइजेशन होता है वो। इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे, पहला एक तो हमें ये देखना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य है, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट बचता है कि विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्योंकि जो हमारी पंचायती राज सिस्टम का मूल उद्देश्य वही है कि विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित हो और साथ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। सो पहला और तीसरा इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो अभी हमने देखा पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजर्स। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पंचायत सिस्टम हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन विलेज लाइफ थ्रू द एजेस। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। 73rd अमेंडमेंट केम इनटू ऑन 15th ऑफ अगस्त 1993। तो आप देखेंगे यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, क्योंकि ये 24 तारीख को प्रभावी हुआ था, इसलिए हम हर 24 तारीख को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इट हैज 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इट एम्स टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू विलेज। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। सम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इन जिला परिषद, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स, ये भी सही है, लोगों की हिस्सेदारी। और कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि सामुदायिक विकास, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दोस। नेक्स्ट, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय, अब यहाँ पे नोट करो, त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? यानी जो 3 टियर सिस्टम है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो हम सब जानते हैं जो 3 टियर सिस्टम है वो दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज, सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता समिति। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर कुछ समितियों के नाम दिए हैं, कमेटियों के नाम दिए हैं, यहाँ पर उनके सजेशंस दिए हैं, सुझाव दिए हैं। तो अब देखिए, अभी हमने देखा है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता ने जो सुझाव दिया था वो किसका दिया था? द्विस्तरीय का। अब अशोक मेहता त्रिस्तरीय का। अशोक मेहता ने पहली बार 2 टियर सिस्टम दिया था, तो बलवंत राय मेहता 3 टियर सिस्टम और अशोक मेहता 2 टियर सिस्टम दिए थे। इसके अलावा जो एल एम सिंघवी हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी,
इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में बताया था और जीवी के राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी, क्योंकि जीवी के राव ने कहा था कि ये बिना जड़ की घास है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर पंचायती राज कमेटी दी है और यहाँ पर उनके ईयर्स दिए हैं कि किस वर्ष कौन सी समिति ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, इसके अकॉर्डिंग हमें मिलाना है। अब देखिए इनमें से अगर आप कुछ मेन मेन जो कमेटी थी अगर आप उनके ईयर्स को याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें पता है कि जो जीवी के राव समिति है वो कब आई थी, तो जीवी के राव समिति आई थी 1985 में। ठीक, 1985। अगला अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आती है अ, अशोक मेहता समिति आती है 1978, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 जाएगा। और एल एम सिंघवी समिति जो है, एल एम सिंघवी समिति आती है 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति ये सबसे पहले आती है, तो हम जानते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति है ये आती है हमारी 1957 में। तो अब बची है हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति आती है 1984 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 4। ए का 4 पहले ऑप्शन में है और सॉरी ए का 3। ए का 3 है 1984, केवल एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर वही सीक्वेंस पूछा है ईयर्स के आधार पे। तो अभी हमने देखा था इसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले कौन सी समिति आती है, तो सबसे पहले बनती है बी आर यानी बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता समिति के बाद जो आती है वो है जीवी के राव समिति और फिर एल एम सिंघवी समिति। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 हुआ हमारा। 19 बात में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी किसे कहते हैं, यानी आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो हमने देखा था पंचायती सिस्टम के जो आर्किटेक्ट हैं वो बी आर मेहता हैं, बलवंत राय मेहता। सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान। तो हमने देखा था 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई थी 11 तारीख को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद प्रथम पंचायती व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसमें पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन होना, ये सही स्टेटमेंट है। अगला, केवल जिला एवं, ये गलत हो जाएगा, केवल जिला स्तर पर। तो ऑप्शन राइट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायत समिति राज्य संस्था पंचायत समिति से संबंधित नहीं है? क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट कंसर्न्ड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो देखिए एल एम सिंह भी थी, अशोक मेहता थी, बलवंत राय थी, कौन नहीं है? पीवी एन राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी एन राव कमेटी। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायत के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? विच मॉडल वॉज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता। तो हम सब जानते हैं 2 टियर सिस्टम का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, द्विस्तरीय। 25, किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ध्यान रखेंगे न्याय पंचायत की भी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने ही की थी। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। पंचायत को संवैधानिक स्थिति हम सब जानते हैं इसका एल एम सिंघवी कमेटी है, जिसने पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? देखिए यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है, तो रिजर्वेशन है 243 डी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज्ड इन सर्टेन स्टेट। पूछ रहे हैं कि जो 50% रिजर्वेशन है वो महिलाओं को पंचायती इंस्टीट्यूशन में वो किन किन राज्यों ने दिया हुआ है? तो देखिए बिहार ने भी दिया है, मध्य प्रदेश ने भी दिया है, उत्तराखंड ने भी दिया है और हिमाचल प्रदेश ने भी दिया है। इन सभी राज्यों ने अपने राज्यों में महिलाओं को पंचायतों में 50% रिजर्वेशन दे के रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो देखिए ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत समिति आता है और जिला परिषद। अभी हमने देखा था इसको, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? सम्मिलित है जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। नगर पंचायत नहीं है। तो 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 31 है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। तो ध्यान रखना 21 वर्ष की आयु जिसने कंप्लीट कर ली हो वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है।
32। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित 25 वर्ष है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायती राज, गलत। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 32 का बी। मेयर, ये मेयर हम पढ़ेंगे जब हम नगर पालिका पढ़ेंगे। वैसे मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था 243 आई के तहत। आज की क्लास 243 आई से ही स्टार्ट हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत के सदस्यों द्वारा, तो ध्यान रखना, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय दी पीपल। तो यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर हमारा पंचायती राज टॉपिक फिनिश होता है, जिसके हमने एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए। अब मिलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका वाला टॉपिक, जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 9 ए है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।